तो दोस्तों स्वागत है आपका डाटा बेंसिस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रांशु गौतम, छात्र काशी हिंदी विश्वविद्यालय। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आपने 12th तो पास कर ली या 12th अपीयर है और आपको सीयूटी यूजी 2027 देना है। उसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है, एग्जाम प्रोसेस, यूनिवर्सिटी और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस क्या क्या रहता है, वो सारा कुछ आज आपको बताएंगे। तो सीयूटी यूजी 2027 का एग्जाम जब आप देने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आता है फॉर्म। पूरा अभी एक बार हम बता रहे हैं क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, पूरा प्रोसेस बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे सिलेबस और यूनिवर्सिटीज के बारे में। उससे पहले बात करते हैं फॉर्म की। फॉर्म आता है हमारा, फॉर्म जनवरी से फरवरी के बीच में आपका फॉर्म आ जाता है। ठीक है, जनवरी से फरवरी के बीच में आपका फॉर्म आ जाता है और इसके बाद आप फॉर्म फिल करते हैं और फॉर्म फिल करने की पूरी ड्यूरेशन होती है वो 1 मंथ होती है, यानी फरवरी लास्ट तक आपका फॉर्म फिल होता रहता है। इसके बाद बात करते हैं सीयूटी एग्जाम सिटी। इसके बाद फॉर्म भर देंगे तो आपका आएगा एग्जाम सिटी। 15 दिन के बाद आपकी, यानी आपके एग्जाम से 15 दिन के पहले आपकी आ जाएगी एग्जाम सिटी आ जाएगी। एग्जाम सिटी यानी आपकी अप्रैल या 20 अप्रैल तक आपकी एग्जाम सिटी आ जाती है। 20 अप्रैल तक यानी लास्ट अप्रैल ऑफ वीक आपकी एग्जाम सिटी आ जाती है। उसके बाद आता है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आता है एग्जाम से आपके 4-5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, यानी जो एडमिट कार्ड होता है एग्जाम से 4-5 दिन पहले आ जाता है। और एग्जाम जो एडमिट कार्ड है वो लगभग आता है 2 से 3 मई के बीच में। ये ऑल ओवर सभी की 2027, 28, 29 जिससे भी देख रहे हैं सभी का ऐसा ही रहता है ड्यूरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम होता है 1 मंथ, पूरे मंथ एक महीना पूरा एग्जाम चलेगा। ठीक है, और मई टू जून चलता है, यानी एग्जाम 2025-26 में हुआ था 8 से 11 और एक एग्जाम हो गया था, चला गया था 7 जून तक। ठीक है, जो पोस्टपोन कर दिया गया था, जो कई पेपर लीक हो गए थे। ठीक है, इसके बाद करते हैं आंसर की। आंसर की हमारी कब आती है, जो एग्जाम हो जाता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर हमारी आंसर की आ जाती है। ठीक है, और 15 जून तक हमारी आंसर की आ जाती है। ठीक है, फाइनल आंसर की कब आती है, फाइनल आंसर की आती है जिसमें हम कुछ चैलेंज कर सकते हैं। जिस तरह अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो हम चैलेंज करेंगे। ठीक है, उसके आंसर की लगभग 25 जून तक हमारी आ जाती है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट कब आता है, रिजल्ट 20 दिन बाद, यानी रिजल्ट आपकी एग्जाम से 20 दिन बाद लगभग मान लेते हैं हम कि 1 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, 1 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाता है। ये पूरा प्रोसेस था कि बीएचयू क्या, आप सीयूटी यूजी देंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा। पहले ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, इसी तरह ये 9वें नंबर तक आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ये प्रोसेस आपको पूरा याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसके बाद हम आगे चलते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी फॉर्म कैसे करना पड़ेगा और सभी का सिलेबस डिसाइड कर। तो दोस्तों अब बात करते हैं सीयूटी यूजी 2027 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है और किस प्रकार रहेगा। एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आपको आप 12th पास होने चाहिए या आप 12th अपीयर होने चाहिए। मैं 12th में हूं अभी और तो मैं सीयूटी का फॉर्म भर सकता हूं। ठीक है, या फिर फॉर्म भरने की योग्यता है ये हमें 12th पास या 12th अपीयरिंग में होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। सीयूटी के अंदर, सीयूटी यूजी के अंदर 3 टाइप के पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं हमारे। जो बात करते हैं सबसे पहले हम 3 पेपर होते हैं, जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेज होती है जिसमें मेन हिंदी इंग्लिश होती है। अब बात करते हैं डोमेन की। डोमेन सब्जेक्ट किसको कहते हैं, डोमेन सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो आप 12th में पढ़ रहे होते हैं। जिस तरह मैथ हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सोशोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, बायो हो गया, इसके आगे हो गया हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और केमिस्ट्री और बहुत सारे सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इतने सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनका आप एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं जीएटी के अंदर। जीएटी के अंदर सिलेबस क्या रहता है, हमारा सिलेबस जो जीएटी के अंदर क्या रहता है, जीएटी के अंदर सिलेबस रहता है हमारा जिस तरह हम सबसे पहले बात करते हैं जीके जीएस। जीके जीएस आता है जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, स्टैटिक जीके, बहुत सारी जीके आती है जिसमें इसके अंदर होते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके, नेशनल पार्क, नेशनल टाइगर रिजर्व हो गए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए और पूरी हिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और ये यानी पूरा जीके जीएस हो गया, वो आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं 10th की। इसमें मैथ भी आता है सीयूटी के अंदर। सीयूटी के अंदर 10th तक मैथ आता है, यानी 10वीं क्लास तक का मैथ आता है और लगभग 10वीं क्लास का ही मैथ आता है सारा, तो आप उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर भी आती है। जो सीयूटी का पेपर होता है उसके अंदर करंट अफेयर भी आती है। ठीक है, और रीजनिंग, इसके बाद आते हैं रीजनिंग, जो तार्किकता वाले क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग होते हैं। और ये पूरा ये जो पूरा हो गया, ठीक है, ये होता है हमारा जो होता है हमारा 50
50 क्वेश्चन होते हैं और 250 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 250 मार्क्स से 50 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, और ये कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का ड्यूरेशन मिलता है आपको। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी जो हमारे CUT 2000 UG 2027 होगा, CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर यानी कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होता है। और ये हो गया रीजनिंग, ये करंट अफेयर, जीके, लगभग इसमें क्या बोलते हैं, इसमें जीके जीएस के और करंट अफेयर के मिलाकर के 15 क्वेश्चन, 15 लगभग 20, कोई 15, कोई 20, 17, 18 ऐसे क्वेश्चन का ड्यूरेशन बनता है। इतना आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, इतने उससे, ठीक है। अब ये हो गया GAT का, और GAT का केवल एक पेपर होता है। कई यूनिवर्सिटी में GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो मेनली लगभग यूनिवर्सिटी में ये मांगा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लैंग्वेज का क्या होता है। लैंग्वेज भी दूसरा होता है, दूसरा पेपर हमारा लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज में हिंदी ग्रामर होती है, इंग्लिश ग्रामर होती है, यानी आपको यूनिवर्सिटी से गाइडलाइंस के हिसाब से आपको ये लेना पड़ता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ की गाइडलाइंस के हिसाब से। जिस तरह बात करते हैं हिंदी की, हिंदी में आपको ग्रामर पढ़नी पड़ती है, ग्रामर यानी व्याकरण पढ़नी पड़ती है, और इंग्लिश में पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ती है। जिस तरह आर्टिकल हो गए, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, प्रिस्पेक्टिव, और आपका बात करते हैं कंजक्शन वगैरह हो गए, और क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे वोकैबलरी हो गई आपकी, सारी ग्रामर के अंदर आ जाती है हिंदी में। अगर आप इन दोनों का सिलेबस चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और आपको इस पे सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस पर ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पूरे सिलेबस की, यानी क्या क्या इसमें आता है, ठीक है। ये हो गया पहले पेपर। एक पेपर GAT का, एक होता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज का भी कितने होता है, ये 50 क्वेश्चन होते हैं और 250 मार्क्स के होते हैं, और 60 मिनट मिलते हैं। इन सभी में 250 मार्क्स और 50 क्वेश्चन होते हैं, और 50 के 50 अटैम्प्ट करना जरूरी होता है। पिछली बार क्या होता था, 2024 तक की केवल 50 क्वेश्चन आते थे, जिसमें आपको 400 अटैम्प्ट करना होता था, और उसमें से केवल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम बनता था। अब बनता है 250 मार्क्स से, आपको पूरी कट ऑफ निकलती है, यानी एक सब्जेक्ट की 250 मार्क्स। अब बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है जो आपका NCERT बेस्ड होता है। NCERT में आपने क्या पढ़ा है, आपने ये सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, मैथ हो गया, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल, बायो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इतने सारे, अकाउंटेंसी, बिजनेस, ये सारे पढ़ते हैं। तो कई यूनिवर्सिटियाँ बोलती हैं कि हमें भाई NCERT वाले जो हमारे डोमेन सब्जेक्ट है, आपने जो 12th में पढ़ा हुआ है, वो आपको कंपलसरी आपको देना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन BHU, AU, DU, JNU, AMU, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इन जैसी यूनिवर्सिटीज में आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया कि आपको पेपर टाइप क्या होता है, और ये इतना टाइप हो गया। और ये सारा हमारा CBT मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है हमारा, और सभी का हमें 60 मिनट यानी 1 घंटा मिलता है एक पेपर अटेंड करने के लिए, और 250 मार्क्स का होता है। और सभी क्वेश्चन यानी ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी होते हैं, यानी कंपल्सरी टू ऑल क्वेश्चन आर अटेंड, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको अटेंड करने जरूरी होते हैं। अब बात करते हैं आगे की। आगे यानी हमने जान तो लिया कि ये एक सिलेबस आता है, और कौन कौन सा पेपर होता है, डोमेन क्या होता है, GAT क्या होता है। अब आगे बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। यानी कई यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, अलग अलग क्राइटेरिया होता है, यानी यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी भी अलग होती है। एलिजिबिलिटी ये होगा कि आप 12th पास होने चाहिए, फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी की, यानी अगर मुझे समझ लो DU के अंदर एडमिशन लेना है, BHU के अंदर एडमिशन लेना है, तो इन दोनों की कुछ क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया मतलब होता है, ये यूनिवर्सिटी बोलेगी, अपना यूनिवर्सिटी बताती है कि मुझे ना एक हमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए, एक डोमेन चाहिए, या 2 डोमेन चाहिए, या 2 लैंग्वेज चाहिए, या एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। अलग अलग सबका होता है कि ये आपको क्राइटेरिया है। आपको फॉर्म फिलिंग करते वक्त आपको 2 डोमेन लेने पड़ेंगे, 2 लैंग्वेज, 2 डोमेन, 2 लैंग्वेज, एक GAT लेनी पड़ेगी, या क्या करना पड़ेगा। वही होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है। मतलब आपको एडमिशन लेना है तो यूनिवर्सिटी के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी का रूल फॉलो नहीं करते हैं, और आप भी CUT का फॉर्म भर सकते हैं उल्टा सीधा, इस डोमेन और कोई ले सकते हैं, लैंग्वेज और कोई ले लेते हैं, और GAT और कोई ले लेते हैं, तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपको यूनिवर्सिटी के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, और तभी आपका एडमिशन DU, BHU, AU, JNU, AMU सभी यूनिवर्सिटीज में हो सकता है। अब बात करते हैं जो हमें रूल फॉलो करने होते हैं, वो किस प्रकार रूल होते हैं, क्या रूल किस प्रकार होते हैं, और किस प्रकार हमें फॉलो करने चाहिए। फॉलो करें तो नहीं करेंगे तो क्या होगा, कर लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ यूनिवर्सिटीज का, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम DU की, यानी जो हमारी DU कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो हमारी दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, और इसके
72 कॉलेजेस हैं लगभग, और इसकी सीटें भी जो होती हैं 73,000 सीटें हैं लगभग सभी कोर्सेज की मिला करके। अब बात करते हैं इसकी बीए की, जो हमें बीए के अंदर अगर मुझे एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। जिस तरह एलिजिबिलिटी बताया था ना यहाँ पे, तो हमें कितने डोमेन लेने हैं, कितनी लैंग्वेज लेनी है, और कितने जीएटी लेने हैं, एक जीएटी लेना है, एक लैंग्वेज लेनी है, एक डोमेन लेना है, क्या करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम बीए की। बीए कोर्स में हमें क्या लेना पड़ता है, 3 डोमेन यानी अगर मेरे पास जिस तरह मैं और डोमेन वही होने चाहिए जो आप 12th में पढ़ रहे हो। जिस तरह मैंने 12th में सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी ली है, साइकोलॉजी ली है, और मैंने ली है हिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। तो इन तीनों को ही मैं अगर फॉर्म में भरूंगा, जब सीयूटी का फॉर्म भरूंगा जब, और इन डोमेन के अंदर ये 3 सब्जेक्ट लूंगा, और यही जो मैंने 12th में भरे हैं, अगर यही मैंने 12th जो सीयूटी का फॉर्म भरते वक्त इसमें सेलेक्ट किए हैं, तब मेरे जाकर के डीयू में एडमिशन होगा। अगर दूसरे लिए हैं तो डीयू में एडमिशन नहीं हो पाएगा। खास बात है, अगर इसका क्राइटेरिया ही फॉलो नहीं कर रहे हैं जब, तो एडमिशन आपका कहाँ से हो जाएगा, किस प्रकार हो जाएगा। इसलिए बात करते हैं कि आपको जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए 3 डोमेन डीयू की और बीए की आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लें कि आप जब सीयूटी का फॉर्म भरेंगे, सीयूटी 2027 का, तो आपको ये सेलेक्ट करना है, और वही सिलेक्ट करना है जो आप 12th में पढ़े होने चाहिए, वही सब्जेक्ट जो हो आपके पास 12th में पढ़े होने चाहिए, ठीक है। 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज। एक तो ये क्राइटेरिया बनता है कि आप ये ले लें, या और में से आप 2 डोमेन और 2 लैंग्वेज ले लें। इन दोनों में से आप एक चीज अपना सिचुएशन, अपना सेम कोर्स यही इसे ले सकते हैं, तभी आपका एडमिशन किसी भी कोर्स में हो जाएगा। और ये केवल बीए का वो नहीं है, बीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ये सेम फॉर ऑल कोर्सेज इन डीयू, यानी आपका सभी कोर्सेज में सेम क्राइटेरिया है। या फिर आप 2 लैंग्वेज ले लीजिए, 2 डोमेन ले लीजिए, या 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज ले लीजिए। अब दोस्तों एक बात और है, मैं बीए प्रोग्राम के लिए बताना चाहूंगा। बीए प्रोग्राम के लिए क्या होता है कि आप 1 डोमेन, 1 जीएटी ले सकते हैं, 1 डोमेन और 1 लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज ले सकते हैं। बीए प्रोग्राम का एक क्राइटेरिया अलग था, ये इसमें मैंने लिखा नहीं था, पर आपको अभी बता देना, ये क्राइटेरिया बीए प्रोग्राम का अलग होता है। तो यानी अगर आप डीयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, तो आपको 2 डोमेन या 1 लैंग्वेज लेना, 2 डोमेन 2 लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। या फिर अगर आपको ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप 3 डोमेन 1 लैंग्वेज ले लीजिए। 2 लैंग्वेज हो गई, यानी 2 लैंग्वेज वही लेनी है जो आपने 12th में पढ़ी हुई है। अगर मैंने 12th में संस्कृत पढ़ी है तो मेरे को संस्कृत और हिंदी ही लेनी पड़ेगी। अगर मैंने 12th में इंग्लिश और हिंदी पढ़ी है तो मेरे वही दोनों सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे डीयू के आने के लिए। और किसी यूनिवर्सिटी का ये क्राइटेरिया नहीं है, ये डीयू का स्पेशल क्राइटेरिया है। इसको आपको ध्यान से देख लेना है। इसका अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपना इजीली, ठीक है। इसका पूरा हो गया डीयू का कि सेम और सेम ये जो अपना क्राइटेरिया ये सभी कोर्सेज के लिए कंपलसरी क्या सभी कोर्सेज के लिए सेम रहेगा, तो आप इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का डाउट है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी में भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 24/7 आपको सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। तो आप वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है, क्वेश्चन। और आपको चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगर दोस्तों डीयू में आना चाहते हैं तो डीयू में आप आ सकते हैं, क्योंकि डीयू में मैं खुद स्टूडेंट हूँ। अभी 2026 में मैं सेकंड ईयर में आया हूँ, बीए के अंदर बीए सोशियोलॉजी कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जा सकते हैं। हाँ सॉरी दोस्तों, बीएचयू के अंदर, हाँ बीएचयू के अंदर मैं हूँ अभी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमने बीए के लिए डीयू में बीएचयू में क्या रहेगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा भूल जाते हैं। भूलने का जरिया क्या है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के नाम याद रखते हैं और लगातार बोलना पड़ता है, तो कुछ गलतियां हो ही जाती है। तो बात करते हैं बीएचयू की। बीएचयू में क्या है, बीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर मुझे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के अंदर एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रहेगा, 1 लैंग्वेज ले लूंगा मैं, हिंदी या इंग्लिश में से। इसमें यह भी कंपल्सरी है, अभी हिंदी होनी चाहिए या इंग्लिश होनी चाहिए, दोनों में से 1 लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। और 1 जीएटी होना चाहिए। जीएटी का सिलेबस क्या था, ये वाला, ये जीएटी आपके पास 1 होना चाहिए और 1 लैंग्वेज होनी चाहिए बीएचयू आने का था। बीएचयू के लिए, बीए के लिए ओनली फॉर बीए। अब बात करते हैं बीएलएलबी की। अगर बीएचयू ना एक कोर्स और प्रोवाइड करती है, बीएलएलबी, ये प्रोफेशनल कोर्स है। इसकी लगभग 36,000 फीस, सेमेस्टर 1 6 मंथ की 36,000 फीस है दोस्तों, ठीक है। इसकी बीएलएलबी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो 1 लैंग्वेज
और एक जीएटी। सेम जो बीए का था वही बीएचयू का बीएलएलबी का होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका बीएलएलबी में एडमिशन नहीं होता है तो आप डीयू के बीएचयू के बीए में भी जा सकते हैं। आपको पूरी सिक्योरनेस पूरी अच्छे से आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं बी कॉम की, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बी कॉम करवाती है। बी कॉम, अब हम बात करते हैं बी कॉम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। इसमें 2 डोमेन मांगते हैं। 2 डोमेन कौन कौन से वो होते हैं, एक बिजनेस हो गया, एक अकाउंटेबिलिटी अकाउंट्स हो गया। यानी बिजनेस और अकाउंट आपके पास होने चाहिए, और एक जीएटी आपको लेना पड़ता है। जीएटी यानी दो डोमेन में से, ठीक है, बीएचयू के लिए और एक जीएटी। तो आपको आपका जो इसका कट ऑफ बनता है बी कॉम का, वो 750 में से बनता है। ठीक है, आउट ऑफ 750 में से आप कितने भी नंबर ला सकते हैं, 250, 250, 250। ठीक है, तो नहीं सॉरी 250, 250, 250 इन तीनों का सब्जेक्ट नंबर ऐड होते हैं। और इसका जो होता है ये 500 नंबर का होता है। ठीक है, 500 यानी लैंग्वेज के 250 और जीएटी के 250, सेम 500 की बीएचयू बीएलएलबी और बीएचयू बीए का होता है। ठीक है, इसकी हो गई बीकॉम की, आपका बता दिया मैंने। आपको बिजनेस स्टडी होनी चाहिए, अकाउंट लेना पड़ेगा आपको डोमेन में, और एक जीएटी लेना पड़ेगा, तो आपका बीकॉम में एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं बीएचयू की, बीएससी की। बीएससी आपको अगर बीएचयू से करनी है, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, जैसे हो गया स्टेटिस्टिक की जो लास्ट पैकेज गई थी, अभी मैंने 2025 की देखी थी, उसकी 32 लाख रुपए साल की गई थी। तो आप बहुत अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं आपको साल के। ठीक है, अब बात करते हैं बीएससी, जिसमें 3 डोमेन आपको लेने पड़ते हैं। 3 डोमेन कौन कौन से होते हैं, अभी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए। और बायो ग्रुप वालों के लिए कंपलसरी है बायो, मैथ ग्रुप वालों के लिए कंपलसरी है मैथ, याद रखना। और इसकी कट ऑफ भी 250 में से बनती है। दोस्तों देख लिया आपने कि बीएचयू की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, डीयू का क्या था। इन दोनों को क्राइटेरिया आप अच्छे से, आप एक काम करिए, आप इसको थोड़ा कैमरे को थोड़ा पीछे करते हैं तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, इजीली। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम आगे की बात करते हैं एयू की। एयू यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर जो, इसको आप प्रयागराज नाम से जानते हैं, अब जहाँ पे महाकुंभ लगा था, उसको प्रयागराज से, वहीं पे आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। पर एक बात करते हैं कि ये जो 2026 में एनआईएफ रैंकिंग में ये एयू की जो रैंक आई, वो 35 आई है, यानी बहुत नीचे गिर चुकी है। इसके पता नहीं क्या क्या रीजन है कि एयू की रैंक नीचे गिर चुकी है, बट आगे ये रैंक तो ऊपर नीचे होती रहती है। पिछली बार एयू की रैंक थी शायद से 7, अब सीधा 35 पे आ गया, तो ये रैंक तो गिरती रहती है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 1 लैंग्वेज 1 डोमेन 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बीए का। ठीक है, और लैंग्वेज वही हो गया, एक लैंग्वेज एक डोमेन, सॉरी एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से एक, और 12 ये डोमेन आपका होना चाहिए एक। आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, आपको एक डोमेन लेना पड़ेगा, कोई भी आप डोमेन ले सकते हैं, तो आप बीए के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेम इसका है बीएलएलबी का, सेम बीकॉम का, सेम बीएससी का, सेम बीवोक का, सेम बीएमएस का, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स मेडिकल साइंस मेडिकल स्टडीज। ठीक है, सेम सभी का है भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑल कोर्सेज सेम। तो दोस्तों जिस तरह एयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एयू की फीस जो लगभग लगती है वो साल की 5500 या 5500 रुपये लगती है साल की हमारी एयू की फीस। और बीएचयू की जो बीएलएलबी की है वो 36,000 फीस है। ठीक है दोस्तों, 36,000 याद रखना, मैं बोल रहा हूँ लिख बेशक उल्टा सीधा रहा हूँ, 36,000 है। ठीक है, और बीकॉम की है लगभग 5,000, और बीएससी की है 4,000। ठीक है, और बीए की है 2300 बीएचयू की फीस। ठीक है, और बात करते हैं डीयू की। डीयू की हर एक कॉलेज में अलग अलग फीस है, तो उसका आपको देखना पड़ेगा डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप कहेंगे तो डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख के आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। तो इसकी जो बीए की फीस है लगभग वो 20,000 रुपये होती है साल की। ठीक है, यानी अगर सबसे अच्छा है तो बीएचयू मेरे लिए, तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर बीएचयू है, क्योंकि यहाँ पे खर्चा भी सारा कम लगता है। 5,000 रुपये में आपका महीना उड़ जाता है, 5,000 रुपये में आप खा पी सकते हैं। और यहाँ पे हॉस्टल भी अवेलेबल होते हैं बहुत सारे, यहाँ पे एक भी हॉस्टल नहीं होता है, ओनली नॉर्थ कैंपस में हॉस्टल होता है। और यहाँ पे कुछ जगहों पे हॉस्टल है, कुछ कोर्सेज में, सब में हॉस्टल नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस था कि यानी हमें सीयूटी यूजी 2027 दूं अगर मैं, तो किस प्रकार देना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा इंग्लिश भी आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि बीएचयू में, डीयू में, एयू में जाने के बाद में आपको वहाँ पे इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना पड़ता है, हिंदी मीडियम कोई भी कोर्स नहीं चलता है। बेशक वो आप लिख सकते हैं अपना एग्जाम जो हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, पर आपको टोटली इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हैं, तो आपको बीए में आना पड़ेगा। वरना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मेरे दोस्त खुद बीएचयू में बीए में आए हैं, जो लगभग
5% हैं जो पीसीबी पीसीएम वाले ग्रुप से हैं, ठीक है, और केवल 5% हैं जो बीए में आए हैं, वो आए हैं आर्ट्स वाले बंदे। यानी लगभग बीए की सीटें जो खाते हैं वो लगभग होते हैं ये पीसीएम पीसीबी वाले। खाने का मतलब ये है कि इनका एडमिशन इसमें तो होता नहीं है, ये अपना शौक के लिए तो 12th तक कर लेते हैं पीसीबी पीसीएम, पर बाद में आते हैं बीए में, तो यही होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था कि हमारा एडमिशन कैसे लेना है और कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेशन फुल लगी, इन्फॉर्मेट लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। आगे बात करते हैं कि अगर बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप BHU आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप जरूर ऐड हो जाइएगा। अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए, बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है BHU DU AU के रिगार्डिंग। अगर आपको किसी चीज़ की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हम दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।